गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसएसटी 8th क्लास जिसमें हम सेकंड चैप्टर जो है हिस्ट्री से वो कर रहे हैं। इस चैप्टर में हमें ये बताया गया कि किस तरह से जो अंग्रेज हैं वो हमारे देश में व्यापारी बनकर आते हैं और धीरे धीरे किस तरह से वो साम्राज्य को हासिल कर लेते हैं, एक व्यापारी से एक सरकार के रूप में कैसे पनपते हैं, कैसे वो यहाँ के मुग़ल साम्राज्य के जो मतलब शक्तिशाली लास्ट औरंगजेब थे उसके बाद किस तरह से वो अपना मतलब फ़ायदा उठाते हैं, अपना फ़ायदा निकालते हैं अलग अलग जगहों पर अपने किलेबंदी करके, और जो दूसरी कंपनियां थी यहाँ पर उन कंपनियों को धीरे धीरे ख़त्म करके कि वो जो कंपनियां हैं अदर कंट्रीज़ की उनको यहाँ पर व्यापार करना ना मिले। और हमने ये भी पढ़ा कि बंगाल के नवाबों और उनके बीच में किस तरह से टक्कर होती है, उस टक्कर के वजह से प्लासी जो है वो लड़ाई होती है। प्लासी के बाद वहाँ पर हमने फिर ये भी पढ़ा कि एक बक्सर का भी युद्ध होता है। ये सब चीज़ें हमने पढ़ ली। इसमें हमने ये पढ़ा कि जो 1765 में मुग़ल थे उनको बंगाल की दीवानी दे देगी, और दीवानी देते ही उनको किस तरह से कितना फ़ायदा हुआ, हर तरह का जो दीवानी की वजह से उन्हें बहुत सारा फ़ायदा होने लगा, बहुत सारा रुपया पैसा वो कलेक्ट कर सकते थे। और जो यहाँ पर पहले व्यापार करने के लिए उन्हें यहाँ से चीज़ें खरीदने के लिए अपने देश से पैसा मंगवाना पड़ता था, सोना चांदी मंगवाना पड़ता था, अब उसकी ज़रूरत नहीं थी। यहीं का पैसा यहीं के सामान पर लगा सकते थे और अपने सारे खर्चे, हर तरह के खर्चे भी निकाल कर वो पैसा बचा सकते थे, इतने शक्तिशाली हो गए थे। और किस तरह से वो अपने आप को नवाब समझने लगे, हमने ये भी इसके अंदर टॉपिक पढ़ा है कि वो अपने आप को नवाबों की तरह महसूस करने लगे थे। जब वो यहाँ से अपने देश वापस जाते थे यहाँ का काम निपटाकर, तो उनके आसपास की सोसाइटी के लोग उन्हें क्या कहते थे, उन्हें नवाब के नाम से कहते थे। नवाब जो था वो एक भारतीय शब्द नवाब का ही उच्चारण था अंग्रेजी में। और रॉबर्ट क्लाइव था उस पर किस तरह से भ्रष्टाचार का इल्ज़ाम लगता है, और जो लंदन की संसद थी, ब्रिटिश संसद, उसमें उसे बुलाया जाता है और उससे मतलब जवाबदेही मांगी जाती है कि हाँ बताओ तुमने भ्रष्टाचार किया था या नहीं। लेकिन वो वहाँ से बरी तो हो जाता है, लेकिन वो खुद आत्महत्या कर लेता है और 1774 में वो आत्महत्या करता है। तो ये सारा जो मटेरियल था हम पढ़ चुके हैं। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंपनी का फैलता शासन, कि कंपनी किस तरह से अब धीरे धीरे अपने शासन को फैलाने लग रही है, अपना प्रसार कर रही है। तो इसकी रीडिंग हम शुरू करते हैं। यदि हम 1757 से 1857 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय राज्यों पर कब्जे की प्रक्रिया को देखें तो कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आती हैं। किसी अनजान इलाके में कंपनी ने सीधे सैनिक हमला प्राय नहीं किया। उसने किसी भी भारतीय रियासत का अधिग्रहण करने से पहले विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक, कूटनीतिक साधनों का इस्तेमाल किया। यह कहना चाहता है कि 1757 से लेकर 1857 मतलब ये 100 साल का समय हो गया। इन 100 सालों में अंग्रेजों ने बहुत अपने लगभग जो कहते हैं कि पूरे भारत पे कब्जा करने की जो थी वो ख्वाहिश को धीरे धीरे पूरा करते जा रहे थे। लेकिन इस कब्जे को करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने कभी भी किसी जगह पर एकदम से हमला नहीं किया, मतलब अचानक से कोई हमला नहीं किया जो कोई भी अनजान जगह है जिसके बारे में वो नहीं जानते। और दूसरा, अगर किसी रियासत पर उन्होंने अधिग्रहण किया है, कब्जा किया है, तो वो सीधे रूप से नहीं किया, उसमें कुछ ना। यहाँ कहने का मतलब ये है कि किसी भी जो रियासत थी, कोई भी मतलब जगह थी, उस पर डायरेक्टली कब्जा नहीं किया। वहाँ के राजनीतिक, आर्थिक और तरह की कई नीतियाँ अपनाते थे। जैसे मान लो वहाँ का जो राजा है उसको धीरे धीरे प्रलोभन देना शुरू कर दिया, उसको बहलाना फुसलाना शुरू कर दिया। इस तरह से वो कुछ ना कुछ नीति अपनाते थे। वो नीतियाँ इसमें आएंगी हमारे आगे, हम इसमें पढ़ेंगे कि वो नीतियाँ क्या थी, वो सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। तो ऐसे तरीके उन्होंने किए। आगे हम पढ़ते हैं। आगे इसमें कहता है कि बक्सर की लड़ाई 1764 मीन्स आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है बक्सर की लड़ाई का टाइम पीरियड क्या था। बक्सर की लड़ाई का जो टाइम पीरियड था वो था 1764। बक्सर की लड़ाई के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिए। ये कंपनी के राजनीतिक या व्यवसायिक
प्रतिनिधि होते थे, उनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना था। अब देखो क्या कहता है इसमें, रेजिडेंट का मतलब क्या कर दिया, जैसे कोई भी भारतीय रियासत है, मान लो कोई राजा है, उसकी सेना के अंदर, उस राज्य के अंदर, उसका जो दरबार था उसके अंदर अपना एक तरह से एक मतलब रेजिडेंट का मतलब अपने आदमी छोड़ दिए वहाँ पर। वो क्या करते थे, वो राजा के साथ राजा के कामकाज को देखते थे कि कहीं इनके कामकाज से हमारी कंपनी को नुकसान ना हो, तो अपनी कंपनी के हितों की रक्षा के लिए, हालांकि ये एक तरीका था राजा को मतलब किसी भी राज्य पे कब्जा लेने की स्कीम के तहत। अब उसका काम क्या था रेजिडेंट का काम यही था कि ये राजनीतिक और व्यवसायिक प्रतिनिधित्व हैं कंपनी के, जो उनकी कंपनी के हितों की रक्षा करेंगे और उस कंपनी को आगे बढ़ाने में सहयोग करेंगे। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में दखल देने लग गए। जैसे आपने कभी झांसी की रानी वगैरह सीरियल देखा हो, उसमें जो वो झांसी का जो राज दरबार दिखाया है, उसमें भी एक दो अंग्रेज दिखाए गए हैं, तैनात दिखाए गए हैं। तो उनका वो क्या करने लगे, अब जो राजा के खुद के मामले होते थे ना, उन मामलों में भी क्या करने लगे, दखल अंदाजी, मतलब उसमें भी अपनी टांग अड़ाने लगे, ये कह सकते हो आप। अगला राजा मतलब कैसे होगा उसमें कि अगला राजा कौन होगा, किस पद पर किसको बिठाया जाएगा, इस तरह की चीज़ें भी कंपनी के अफसर ही तय करना चाहते थे। वो ऐसा क्यों करना चाहते थे, क्योंकि अगर वो ये सब चीज़ों में इंटरेस्ट लेंगे ना, तो वो जो राजा अपनी मर्जी से मतलब खुद उस अपने सहयोग से किसी को राजा बनवा देंगे और वो उनकी कठपुतली होगा। इस वजह से कई बार कंपनी ने रियासतों पर सहायक संधि भी थोप दी। अब ये सहायक संधि क्या है, ये हमें आगे जाकर बताई जाएगी। जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी, उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं रहता था, उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी। देखो सहायक संधि का यहाँ पर देखो इसने अर्थ बता ही दिया है कि जो रियासत इस सहायक संधि को मान लेती थी ना, उसका मीनिंग क्या होता था कि अब राजा को अपने सैनिक वगैरह अपनी सेना रखने की जरूरत नहीं है, उसकी जो सेना होगी ना, उसमें जो सेना का बंदोबस्त किया जाएगा, सेना का जो अधिकार होगा वो कंपनी की तरफ से किया जाएगा। मतलब कंपनी क्या देती थी, कंपनी राजा को ये आश्वासन देती थी कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हें हमें पैसा देना है बस, और हम तुम्हारे लिए सेना है और जो टैक्स वगैरह लेने का काम है, सारे काम हम तुम्हारे लिए करेंगे, तुम्हें हमें तनख्वाह देनी है, हमारी सेना का खर्चा उठाना है, इस तरह से। अब राजा लालच में आ गया, उसने सोचा अरे भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है, मैं तो सिर्फ एक पेमेंट देके इससे अपना पीछा छुटा लूँगा। अब सेना के इतने खर्चे और सारी चीज़ें, टैक्स लेने वाले अधिकारी, पता नहीं क्या क्या लगा रखे थे राजा ने, तो उनसे ये चीज़ सोचकर कई राजाओं ने इनके साथ संधि, जो सहायक संधि थी वो कर लिया। अब देखो सहायक का मतलब क्या है, सहायता के रूप में, तो ये सहायता करते थे, वो अपनी सेना वहाँ पर रख देते थे और कंपनी उनको आश्वासन देती कि तुम्हारे ऊपर अगर कोई हमला करेगा तो हम तुम्हें उससे बचाएंगे, तुम्हारी जो रक्षा है वो हमारी कंपनी की सेना द्वारा की जाएगी। और सहायक सेना के रखरखाव के लिए कंपनी को पैसा देती थी। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते थे तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। देखो अब उसका दंड भी कितना भयंकर था। मान लो अगर कोई राजा है और वो कंपनी का जो खर्चा उसने उठा रखा है, अगर वो खर्चा ना दे पाए तो फिर क्या होगा, उस खर्चा न उठाने के बाद उसको उस राजा की जो ज़मीन है, जो रियासत है, वो कंपनी के अंडर में आ जाएगी। कितना अच्छा तरीका निकाला इन्होंने अपने मतलब हमारे देश पर कब्जा करने का। उदाहरण के लिए जब रिचर्ड वेल्जी गवर्नर जनरल था, इसका टाइम पीरियड जो था रिचर्ड वेल्जी का गवर्नर जनरल के रूप में, वो 1798 से लेकर 1805 के बीच में था। उस समय अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि नवाब सहायक सेना के पैसा अदा करने में चूक गए थे। इसी आधार पर हैदराबाद के भी कई इलाके छिन गए थे। मतलब ये वो एरियाज थे जिन्हें अपना जो इलाका था वो गंवाना पड़ा। अब सहायक संधि का तो यही हाल होगा ना। आगे रेजिडेंट की ताकत क्या होती थी। अब जो रेजिडेंट बनाए जाते थे कंपनी के द्वारा किसी भी रियासत के अंदर, उनके अंदर क्या ताकत थी। देखो कंपनी द्वारा नियुक्त किए गए रेजिडेंट्स के बारे में स्कॉटलैंड के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने यह कहा था कि
दरअसल रेजिडेंट रियासत का राजा होता है, मतलब दरअसल जो रेजिडेंट है ना वो क्या होता है, रियासत का राजा होता है। हम उसे हस्तक्षेप की मनचाही निषेधाज्ञा के तहत काम करने की छूट देते हैं। जब तक स्थानीय राजा पूरी तरह अधीनस्थ रहता है और रेजिडेंट यानी ब्रिटिश सरकार के माफिक काम करता है तो चीज़ें आराम से चलती है। मतलब ये है कि मान लो कोई रियासत है, जैसे अवध की रियासत के बारे में इसने बात की, वहाँ का जो राजा है अगर उसने सहायक संधि ले रखी है तो कंपनी के अनुसार उसको ज़्यादातर काम करने पड़ेंगे। वहाँ पर जो रेजिडेंट होगा, रेजिडेंट जो लगाए जाएंगे वो राजा कंपनी के हिसाब से अगर काम कर रहा है, जैसे जैसे कंपनी चाहते हैं, फिर तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे ही वो उनकी क्या करेगा, मतलब उनकी अधीनता को स्वीकार नहीं करेगा तो फिर जो ये रेजिडेंट है ये अपना दूसरा रूप दिखा देंगे, मतलब उस राज्य को कब्जा करने की कोशिश करेंगे। जब भी कुछ अलग तरह का घटता है, जब भी राजा कोई ऐसा रास्ता अपनाता है जिसे ब्रिटिश सरकार गलत मानती है तो टकराव और उथल पुथल पैदा हो जाती है। मतलब फिर मान लो अगर कोई राजा उनसे अलग चलने की कोशिश करता है, उनकी बातें नहीं मानता, तो फिर क्या होगा, युद्ध वगैरह होंगे। तो ये सब इसके अंदर किया गया। यहाँ पर एक पिक्चर दी गई है, देखिए। अपने बेटे और ब्रिटिश रेजिडेंट के साथ खड़े नवाब सिजाउदौला टीली कैटल द्वारा बनाया गया ये चित्र है। बक्सर की लड़ाई के बाद हुई संधियों के फलस्वरूप नवाब सिजाउदौला के ज़्यादातर अधिकार छिन गए थे, लेकिन वह रेजिडेंट के सामने अपनी चिर परिचित शाही शानो शौकत के साथ दिखाई दे रहे हैं। मतलब देखो इसका सारा कुछ छिन चुका है ना, रेजिडेंट की वजह से, सहायक संधि की वजह से, और लेकिन फिर भी अपने शानो शौकत में अच्छे से, मतलब पूरा नवाबी जो है नवाब के रूप में खड़े हैं। आगे यहाँ वर्ड दिए गए हैं। निषेधाज्ञा का मतलब होता है निर्देश। जैसे जो भी निर्देश दिए जाते हैं वो कंपनी के द्वारा ही दिए जाते हैं, कंपनी अपनी मर्जी से निर्देश दिलवाती है राजा के द्वारा। अधीनस्थ का मतलब होता है दब्बूपन। अब हमने पढ़ा ना कि देखो जब तक स्थानीय राजा पूरी तरह अधीनस्थ रहता है, मतलब जब तक पूरा जो स्थानीय राजा है ना, किसी भी जगह का राजा रेजिडेंट के दब्बूपन में रहता है, उसका दबाव महसूस करता है, अंग्रेजों के दबाव में रहता है, तब तक सभी चीज़ें नॉर्मल होगी। लेकिन जब वो राजा बगावत पे उतरेगा तो फिर उनके बीच में टकराव होगा और कंपनी के साथ युद्ध करना पड़ेगा। आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिस्ट्री के अंदर जो है वो है टिप्पू सुल्तान। इन्हें जो टिप्पू सुल्तान है, इनकी तलवार जो है वो बड़ी फेमस थी। और ये देखिए ये है टिप्पू सुल्तान। तो ये टिप्पू सुल्तान है। टिप्पू सुल्तान, इनको शेर मैसूर कहा जाता है क्योंकि ये मैसूर के किंग थे, मैसूर के राजा थे। अब इनके बारे में हम पढ़ते हैं। जब कंपनी को अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दिया तो कंपनी ने प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का रास्ता भी अपनाया। मतलब जब उन्हें लगता था ना कि अब कंपनी के जो आर्थिक जो पैसे या राजनीतिक रूप से उनको खतरा दिख रहा है, आर्थिक या राजनीतिक खतरा उनको जब दिखता था तो वो क्या करते थे, सीधा डायरेक्ट फिर दूसरा रास्ता अपनाते थे लड़ाई का। मतलब सीधी अपनी सेना से राजा की सेना के साथ लड़ाई करते थे, युद्ध वाली जो स्थिति थी वो अपनाते थे। दक्षिण भारतीय राज्य मैसूर के उदाहरण से यह बात समझी जा सकती है। और ये जो मैसूर है दक्षिण भारत के अंदर, ये उसका ही एग्जाम्पल है, क्योंकि जब वहाँ पर इन्हें लगा कि यहाँ पर तुम्हारे कोई दाल नहीं गल सकती तो फिर उन्होंने युद्ध नीति अपनाई। अब पढ़ते हैं क्या टॉपिक है ये। हैदर अली शासनकाल 1761 से 1782 और उनके विख्यात पुत्र टिप्पू सुल्तान शासनकाल 1782 से 1799। देखो हैदर अली जो था वो एक तरह से तो बिल्कुल अनपढ़ था, उसे कोई मतलब पढ़ा लिखा हुआ नहीं था, कोई पढ़ाई लिखाई की नॉलेज नहीं थी, लेकिन वो बड़ा ही समझदार व्यक्ति था। कहते हैं उसने जो मैसूर के अंदर जो रियासत थी बड़ी ही मेहनत से, मतलब बहुत ही अच्छे अपनी चालाक और अपने बल के ऊपर अपनी ताकत से वहाँ पर अपना शासन स्थापित कर लिया था। अब हैदर अली जो थे वो बहुत ही एक तरह से मतलब ये कह सकते हैं शक्तिशाली राजा बन चुके थे। और अंग्रेज जो थे, अंग्रेज अवध तो उनके कब्जे में आ गया था, इधर से जो मराठा थे वो भी उनके मतलब उनके कब्जे में आए नहीं थे, लेकिन वो चाहते थे कि जो मराठा हैं वो भी हमारे अंडर में काम करें। अब हैदर अली वाली जो जगह थी, जो मैसूर का एरिया था, इस पे अंग्रेज कब्जा करना चाहते थे। ये थोड़ी सी जो स्टोरी है मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बारे में इतना ज़्यादा इसमें नहीं लिखा गया है।
अब अंग्रेजों ने एक नीति अपनाई कि जो अवध वाले हैं वो हमारा साथ दे देंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनको मना भी लिया गया। और जो मराठा लोग थे उनको भी लालच दिया गया कि हम तुम्हें 20 लाख रुपए देंगे अगर तुम हमारी युद्ध में सहायता करोगे। मतलब पैसे का लेन देन का हिसाब उन्होंने कर लिया कि हम तुम्हें 10-20 लाख रुपए दे देंगे अगर तुम हमारी मदद करोगे। मदद क्या थी कि हम मैसूर पर आक्रमण करने की तैयारी में है, युद्ध करने की तैयारी में है, आप दोनों भी अपनी सेनाओं को लेकर हमारे साथ मिलोगे। ये बात जो हैदर अली के कानों तक पहुंच गई। उसने फिर मराठा जो थे उनसे बात की कि भाई तुम मेरे ऊपर चढ़ाई करना चाहते हो, कारण क्या है? तो उन्होंने सीधा सा बता दिया कि देखो हमें पैसे की ज़रूरत है और ये हमें पैसा दे रहे हैं। तो हैदर अली ने जितने अंग्रेज़ दे रहे थे ना उससे ज़्यादा पैसा उनको देने की हाँ कर दी कि तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें अंग्रेज़ों ने पैसा दे रखा है, तुम वो भी रखो और जो मैं भी तुम्हें उसके पैसा दूंगा, लेकिन तुम्हें अपनी सेना नहीं लेकर आनी है, अंग्रेज़ों को अकेले आने दो। उधर से जो अवध था उनको भी उन्होंने अपनी ताकत से डरा दिया या किसी तरह मतलब उनको भी राजी कर लिया कि हाँ भाई हम भी नहीं मिलेंगे। तो दोनों पक्ष, अंग्रेज अभी तक इस बात से मतलब अनभिज्ञ थे, मतलब उनको इस बात के नहीं पता था कि हैदर अली ने इन दोनों को हटा दिया है तुम्हारी मित्रता से। हमला करने के लिए आ गए। और जैसे ही युद्ध हुआ तो उन्हें अंग्रेज़ों ने देखा कि तुम्हारी तो सहायता करने के लिए कोई नहीं। तो ये कहते हैं कि हैदर अली की जो सेना थी वो बिल्कुल अंग्रेज़ों को बुरी तरह हराया, उन्होंने बहुत बुरी तरह हराया। और उस हार के अंदर क्या हुआ, जो उनका हेड था उस टाइम में, जो मतलब सेना का एक तरह से मुख्य आदमी के रूप में था और कुछ और सेना थी, हैदर अली ने उनको खूब दौड़ाया। एक किले में जाकर अवध के एरिया के अंदर, हैदराबाद के आसपास कोई किला बताया जाता है, उस किले के अंदर जाकर वो अंग्रेज छुप गए और बाहर हैदर अली खड़ा है कि भाई बाहर आ जाओ, आज तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारा सर्वनाश करके मानूंगा। लेकिन अंग्रेज़ों ने किसी तरह से हाथ पैर जोड़कर उनको राजी कर लिया और एक एग्रीमेंट साइन करवा लिया कि हम कभी भी आपके ऊपर हमला नहीं करेंगे। दूसरा क्या लिखा उस एग्रीमेंट के अंदर, दूसरी बात ये भी लिखवा दी कि हम इस युद्ध में जो आपका खर्चा हुआ है, जो आपका पैसा बर्बाद हुआ, इस युद्ध में जो भी मतलब नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी करेंगे। देखो अंग्रेज जो पूरे भारत पे कब्जा कर रहे हैं, करने की प्लानिंग से चल रहे हैं, उनको एक जो हैदर अली एक अनपढ़ व्यक्ति है, जो अनपढ़ राजा है, अनपढ़ शासक है, उसने इतनी बुरी तरह से उनके घुटने टिका दिए थे। उसके बाद वो वहाँ से चले गए। उनके बीच में मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि समझौता हो गया कि चलो भाई ठीक है, छोड़ दिया उन्होंने। लेकिन अंग्रेज बड़े ही बुरे किस्म के इंसान थे, धूर्त थे, बहुत ही दुष्ट थे। मतलब उन्हें कोई एग्रीमेंट, कोई समझौता उनके मतलब उनके सामने नहीं टिकता था। वो थोड़े दिनों बाद फिर तैयार हुए और फिर से आ गए, फिर युद्ध हुआ। लेकिन इस बार जो युद्ध हुआ उसमें इन जो हैदर अली था उसकी मृत्यु होगी। मरा तो वो युद्ध के अंदर नहीं, लेकिन वो बीमार हो गया अचानक से। थोड़ा लंबा युद्ध चला था, थोड़े से टाइम पीरियड तक, लंबे टाइम पीरियड तक, तो उसके बीच में वो बीमार पड़ गया और उसकी डेथ हो गई। ये बात अभी तक किसी को नहीं पता थी। उसका जो बेटा था टिप्पू सुल्तान, वो भी उसकी मदद कर रहा था। फिर अचानक से फिर उसको क्या बनाया गया, उसको सुल्तान बनाया गया और फिर उसने अंग्रेज़ों से लोहा लिया। तो ये थोड़ी सी एक स्टोरी है जो हमें पता होनी चाहिए। देखो आगे हम इसको पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या बातें हैं, क्या क्या दिया गया है। टिप्पू सुल्तान, हैदर अली का जो शासन था। अब देखो हैदर अली का जो टाइम पीरियड था वो 1761 से लेकर 1782 था। अब देखो मैंने कहा ना कि इनकी डेथ हो गई थी युद्ध के दौरान ही, तो इस वजह से 1782 से 1799, 1782 में ही टिप्पू को सुल्तान बनाया गया। इनका जो टाइम पीरियड था वो 1782 से 99 तक था। जैसे शक्तिशाली के नेतृत्व में मैसूर काफ़ी ताकतवर हो चुका था। मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था। अब मालाबार जो तट है हमारा अरबियन सी पर, मतलब अरब सागर पर, जो हमारा साउथ इंडिया है, दक्षिण भारत है, वहाँ पर मालाबार तट है, वहाँ पर बहुत अच्छा व्यापार होता है। तो व्यापार की दृष्टि से और वहाँ पर जो कंट्रोल था वो सारा किसका था, इन मतलब जो ये हैदर अली का जो शासन था इनके अंडर में था। इसी वजह से वहाँ पर बहुत अच्छी कमाई थी। इस कमाई के चक्कर में अंग्रेज वहाँ पर कब्जा करना चाहते थे।
जहाँ से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। 1785 में टिप्पू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया। निर्यात का मतलब क्या होता है? अपने यहाँ से चीज़ों को दूसरी जगह पर भेजना, ठीक है। अब उसके एरिया से जो चंदन की लकड़ी और जो काली मिर्च और जो इलायची का निर्यात किया जाता था ना, मतलब बाहर भेजी जाती थी, उसके ऊपर रोक लगा दी। सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ कारोबार करने से रोक दिया। अब उन्होंने कहा कि भाई तुम्हें अगर व्यापार करना है ना, जो वहाँ के व्यापारी थे, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें इन कंपनी वालों का साथ छोड़ना पड़ेगा, अंग्रेजों का साथ छोड़ना पड़ेगा। टिप्पू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध विकसित किए और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण भी किया। मतलब एक अच्छी सेना तैयार की। अच्छी सेना कैसे तैयार की? उनकी फ्रांसीसियों ने मदद की। अब देखो, फ्रांसीसी भी यहाँ पर व्यापारी थे और अंग्रेजी भी यहाँ पर व्यापारी थे, मीन्स जो इंग्लैंड वाले थे, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, लेकिन दोनों कंपनी के आपस में बनती नहीं थी। इस वजह से टिप्पू सुल्तान ने इन लोगों के साथ हाथ मिला लिया, फ्रांसीसी व्यापारियों के साथ, और इनसे अपनी सेना को भी मतलब अच्छे से तैयार करवा लिया। अपनी सेना का जो है आधुनिकीकरण किया। आगे हम इसमें रीड करते हैं। सुल्तान के इन कदमों से अंग्रेज आग बबूला हो गया। अब देखो भाई, उनके जो दुश्मन था फ्रांसीसी, तो उनके दुश्मन है, और सुल्तान उससे मिल गया, तो अंग्रेजों को तो गुस्सा आना ही था, गुस्सा आ गया। उन्हें हैदर अली और टिप्पू सुल्तान बहुत महत्वाकांक्षी, घमंडी और खतरनाक दिखाई देते थे। अंग्रेज मानते थे कि जो टिप्पू सुल्तान और हैदर अली ये बहुत ही महत्वाकांक्षी हैं, घमंडी हैं और ख़तरनाक भी हैं। अंग्रेज़ों को लगता था कि ऐसे राजाओं को नियंत्रित करना और कुचलना जरूरी है, क्योंकि ये वो राजा थे जो उनके शासन की जड़ों को हिला सकते हैं। इस वजह से वो ऐसा कर रहे थे। फलस्वरूप मैसूर के साथ अंग्रेज़ों की 4 बार जंग हुई। मतलब मैसूर की जो जगह है वहाँ पर 4 बार लड़ाई हुई। एक तो हुई ये, एक ही हुई ये, और एक ये और ये। मतलब 1767 से 69, फिर 1780 से 84, फिर 1790 से 92, फिर 1799, मतलब 4 बार जंग हुई। तो शक्तिशाली साम्राज्य था इनका, इसी वजह से ये डटे रहे उनके सामने। श्रीरंगपट्टम की आखिरी जंग में कंपनी को सफलता मिली। जो श्रीरंगपट्टम की आखिरी मतलब जो लड़ाई थी ना, जो आखिरी लड़ाई, उसमें इनको सफलता मिली, उसमें जाकर इनको जीत हासिल हुई। उससे पहले धूल चाटते रहे ये जो हैदर अली था या जो टिप्पू सुल्तान, उन्होंने इनको खूब पछाड़ा, खूब अच्छे से हराया है। अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टिप्पू सुल्तान मारे गए और मैसूर का राजकाज पुराने वोडियार राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया। मतलब पहले वहाँ पर एक और राजवंश था, वोडियार राजवंश, उसी को ये राज क्या कर दिया, सौंप दिया गया। अब इसके साथ ही मैसूर पर भी सहायक संधि थोप दी गई। अब देखो, राजा किसको बनाया? वोडियार राजवंश को। किसने बनाया? अंग्रेजों ने बनाया। अंग्रेजों ने बनाया तो मतलब क्या हो गया, उनकी कठपुतली। तो उनके साथ भी अंग्रेजों ने एक सहायक संधि कर ली। सहायक संधि का मतलब क्या था कि हम तुम्हें अपनी सेना देंगे, तुम्हें ना तो सेना रखने की जरूरत है, कुछ भी नहीं करना, तुम्हें सिर्फ हमें तनख्वाह देनी है और हम तुम्हें सुरक्षा प्रदान करेंगे। तुम्हारे ऊपर कोई दूसरा राज्य हमला करेगा तो हम तुम्हारे लिए युद्ध लड़ेंगे, सारे काम हम करेंगे, तुम्हारी सुरक्षा करेंगे, लेकिन बदले में हमें पैसा देना, और अगर पैसा टाइम पे नहीं मिला तो तुम्हारा राज्य हमारे अंडर में हो जाएगा। तो ये थी इनकी नीति जो थी सहायक संधि वाली, और ये था टिप्पू सुल्तान का मतलब जो टॉपिक था। आगे इसमें टिप्पू सुल्तान से जुड़े हुए कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं छोटे छोटे पिक्चर्स में, तो वह मैं आपको थोड़ा सा रीड करवा देता हूँ साथ के साथ। पहला जैसे दिया गया है, टिप्पू सुल्तान के बेटों को बंधक के रूप में, जैसे ये पिक्चर दी गई है, देखिए ये जो पिक्चर है इसमें क्या दिखाया गया है कि टिप्पू सुल्तान के जो बेटे हैं उनको बंधक बना लिया गया है। बंधक के रूप में कॉर्नवालिस के सामने पेश किया जा रहा है। जो कॉर्नवालिस है, डैनियल आर्म द्वारा। कंपनी की फौजों को हैदर अली और टिप्पू सुल्तान ने कई बार युद्ध में हराया, लेकिन 1792 में मराठों, हैदराबाद के निजाम और कंपनी की संयुक्त फौजों के हमले के बाद टिप्पू सुल्तान को अंग्रेजों से संधि करनी पड़ी। क्योंकि देखो, अब ये जो मराठा थे, जो हैदराबाद था, यहाँ हैदराबाद के जो निजाम थे और अंग्रेज, यहाँ पर 1792 में जाकर ये कंबाइन हुए हैं, इनके बीच में मतलब ये मिले हैं। उससे पहले जो हैदर अली थे ना, हैदर अली ने इनको मिलने नहीं दिया। हैदर अली से डरे हुए थे ये, तो उस वजह से ये नहीं मिलते थे। हैदर अली की मृत्यु के बाद ये सारे तीनों इकट्ठे हो गए। अगर सीधी कंपनी अकेली आती ना टिप्पू सुल्तान के सामने तो वो कभी भी नहीं हारता, लेकिन नहीं, ये इतनी देखो तीन जगह से हमला होने लग रहा है। 3 जगहों की सेना, 3 मतलब रियासतों के मान लो, या 3 अलग
अलग अलग जगहों की सेनाएं मिलकर अगर किसी एक राजा पे हमला करेगी तो देखो सिंपल सी बात है वो कमज़ोर पड़ेगा। हमले के बाद टिप्पू सुल्तान को अंग्रेज़ों से संधि करनी पड़ी। इस संधि के तहत उनके 2 बेटों को अंग्रेज़ों ने बंधक के रूप में अपने पास रख लिया। ब्रिटिश चित्रकारों को ऐसे दृश्यों की तस्वीर बनाने में मज़ा आता था जिनसे अंग्रेज़ों की सत्ता का विजय दिखाई देता था। अब देखो जो ब्रिटिश चित्रकार थे, सिंपल सी बात है, अभी उनको पैसा ज़्यादा चाहिए, वो क्या करेंगे, वो अपनी सरकार को खुश करेंगे, तो अपनी सरकार की तारीफ़ों में चित्र ज़्यादा बनाते थे, हकीकत वाले जो चित्र होते थे वो नहीं बनाते थे। नेक्स्ट इसमें कुछ दिया गया है, टिप्पू सुल्तान की कहानियाँ, टिप्पू की कहानियाँ। राजाओं की छवि अक्सर जनश्रुतियों से भी बनती है। जनश्रुति मतलब लोगों के जो आपस में लोगों के बीच में राजा के बारे में कहानियाँ चल रही हैं, ठीक है, वो होती है जनश्रुतियाँ। प्रचलित किस्सों में उनकी ताकत का खूब यशगान किया जाता है। 1782 में मैसूर के राजा बने टिप्पू सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि एक बार वे फ्रांसीसी दोस्त के साथ जंगल में शिकार खेलने गए थे। वहाँ एक शेर उनके सामने आ गया और उनकी बंदूक ने मौके पर साथ नहीं दिया तो और कटार भी ज़मीन पर गिर गई। फिर भी टिप्पू ने निहत्थे शेर का मुकाबला किया और आखिरकार कटार उठा ली। अंत में उन्होंने शेर को मार दिया और इसी के बाद उन्हें शेर मैसूर कहा जाने लगा। उनके राजसी झंडे पर भी शेर की तस्वीर होती थी, मतलब जो उनके राज्य का झंडा। देखो ये चित्र दिया गया है, ये चित्र कुछ ऐसा ही शो करने लग रहा है, ठीक है। तो ये टिप्पू का खिलौना शेर है, टिप्पू का खिलौना शेर मतलब टिप्पू के पास जो खिलौने वाला शेर था वो दिखाया गया है। यह टिप्पू के एक विशाल के मशीनी खिलौने की तस्वीर है। इसमें यह नकली शेर एक यूरोपीय सिपाही को दबाए हुए है। जब इसका हैंडल घुमाया जाता था तो नकली शेर दहाड़ता था, मतलब यहाँ देखो इसमें हैंडल दिया गया है और इसको अगर हम घुमा देंगे तो ये दहाड़ने की कोशिश करेगा और सिपाही के भीतर से चीख की आवाज़ आती है। देखो कितना अच्छा सिस्टम बनाया गया। आजकल देखो हम इतने अच्छे अच्छे टॉयज़ रखते हैं, उनके अंदर ऐसे सिस्टम होते हैं और इतने सालों पहले ऐसे टॉयज़ बना दिए थे कि देखो शेर दहाड़ भी रहा है और जिसके ऊपर वो शेर फिट किया गया है वो चिल्लाने की उसके अंदर आवाज़ है। अब यह खिलौना शेर लंदन स्थित विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम में रखा हुआ है। अगर आज आप किसको देखना चाहते हो तो लंदन जाना पड़ेगा। लंदन के अंदर एक म्यूजियम है, विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम, वहाँ पर ये खिलौना रखा हुआ है। तो ये पिक्चर भी वहीं से ली गई है। 4 मई 1799 को जब अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टम की रक्षा करते हुए टिप्पू सुल्तान की मृत्यु हो गई तो अंग्रेज इस खिलौने को भी अपने साथ ले गए। अंग्रेज ऐसे ही करते थे, हमारे यहाँ से जो भी सामान होता था, कीमती सामान या जो कुछ अलग सा दिखता था, उसको यहाँ से लेकर अपने ही मतलब जो अपने यहाँ उनके यहाँ जो म्यूजियम वगैरह होते थे वहाँ रखवा देते थे। नेक्स्ट है मराठों से लड़ाई। अब देखो जो मराठा इनका साथ दे रहे थे अब उनसे भी इनकी बननी बंद हो जाएगी। मराठों से लड़ाई में है हमारा 18वीं शताब्दी के आखिर से कंपनी मराठों की ताकत को भी काबू और ख़त्म करने के बारे में सोचने लगी थी। मतलब देखो अंग्रेज़ों ने किसी को नहीं छोड़ा, अंग्रेज़ों ने जिन्होंने इनका साथ दिया उनको भी अपने साथ रखा, कभी भी उनको भी मतलब अपने कब्जे मतलब उनके ऊपर भी कब्जा करने की सोची है, उनको भी नीचा दिखाने की कोशिश की गई है। 18वीं शताब्दी थी तो उसके आखिरी में कंपनी की जो ताकत जो कंपनी थी वो मराठों की ताकत बढ़ती जा रही थी, उसको ख़त्म करना चाहती थी। उसके लिए फिर उन्होंने क्या किया, 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठों का सपना चूर चूर हो गया। अब ये ध्यान रखना जो तीसरी लड़ाई थी वो अंग्रेज़ों और मराठों के बीच में थी, अंग्रेज़ों और मराठों के बीच में वो लड़ाई थी। तो इस तरह से जो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई थी इसके बाद जो मराठा शासन था, मराठा जो सोच रहे थे कि हम दिल्ली पर हमारा एक मतलब परचम लहराएंगे, वो जो था वो सपना चूर चूर हो गया था। उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया। इन राज्यों की बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोंसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में थी। अब जो एक चीज़ और बता देता हूँ, जो पानीपत है, पानीपत की तीसरी लड़ाई थी। अब आपके मन में आया होगा कि पानीपत के अंदर तो फिर ये तीसरी थी तो पहली और दूसरी कौन सी थी। जो पहली लड़ाई थी बेटा पानीपत के अंदर वो लड़ी गई थी 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। और इसके बाद जो लड़ाई लड़ी गई थी दूसरी जो थी वो 1556 में लड़ी गई थी। उसमें अकबर का जो सेनापति था, देखो अकबर को बादशाह तो बना दिया गया था लेकिन वो नाबालिग था, इसलिए उसका जो सेनापति था बैरम खां। अगर तुम जोधा अकबर जो मूवी है या सीरियल वगैरह जो आता है, अगर आपने कभी ये देखा हो, स्टार्टिंग जो इसकी आती होती है वहाँ पर आपको थोड़ा सा ये चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। तो उनके बीच में ये युद्ध हुए थे
मतलब बैरम खान जो अकबर का सेनापति था उसके, और जो किसके साथ हुआ था वो हुआ था हेमू के साथ। तो इनके बीच में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। तो पानीपत की 3 लड़ाइयाँ हैं, पहली है 1526, दूसरी है 1556 और तीसरी जो है वो है 1761। ये जो 1761 वाली जो ये लड़ाई है, ये मेनली जो लड़ी गई थी वो मराठा और अहमद शाह अब्दाली उनके बीच में लड़ी गई थी। तो इसमें अंग्रेज़ों का भी मतलब जो था वो एक तरह से सहयोग दिया गया था, लेकिन मराठा जो थे वो अकेले पड़े हुए थे वहाँ पर। अब क्या हुआ, मराठा एक बहुत बड़ी शक्तिशाली के रूप में उभरने की सोच रहे थे, वो नहीं हुआ, वो बल्कि और भी छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड हो गया। कहीं पर कोई हिस्सा सिंधिया के अंडर में आ गया, कहीं पर होलकर, कहीं पर गायकवाड़ और कहीं पर भोसले, ये अलग अलग जो राजवंश थे इनके अंडर में आ गया। ये सारे सरदार एक पेशवा मतलब सर्वोच्च मंत्री के अंतर्गत एक कन्फेडरेसी राजमंडल के सदस्य थे। अब ये सारे के सारे जो थे ना, ये सारे के सारे सिंधिया, गायकवाड़, ये जो सारे एरिया थे, ये सारे एक पेशवा के अंडर में थे, मतलब एक पेशवा के अंदर आते थे, जो इनका सर्वोच्च मंत्री होता था। उसके अंतर्गत इनका ये क्या बना दी गई, एक राजमंडल के सदस्य के रूप में बना दी गई। पेशवा इस राजमंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था। पेशवा कौन होता था? पेशवा होता था जो इस राजमंडल का सैनिक और प्रशासक का प्रमुख है, और पुणे में रहता था। महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस 18वीं सदी के आखिर के 2 प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिक थे। तो ये याद रखना है कि 18वीं सदी के 2 प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिक कौन थे? एक तो नाना फडणवीस और एक महादजी सिंधिया। आगे, एक बार कई युद्धों में कंपनी ने मराठों को एक के बाद एक कई युद्धों में कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पहला युद्ध 1782 में सालबाई सिंधिया के साथ खत्म हुआ, जिसमें कोई पक्ष नहीं जीत पाया। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध जो था वो 1803 से लेकर 5 के बीच में चला, कई मोर्चों पर लड़ा गया। इसका नतीजा यह हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा व दक्षिण स्थित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। मतलब जो इनके बीच में जो पहली लड़ाई हुई थी वो थी 1782, अंग्रेज और जो मराठा थे। अब देखो ये डायरेक्टली सीधे रूप से हैं, वहाँ पर नहीं थे, वहाँ पर अंग्रेजों का इतना ज़्यादा महत्व नहीं था, लेकिन वहाँ अहमद शाह अब्दाली के साथ मेन लड़ाई थी, वो ये हार चुके थे। अब कंपनी के साथ युद्ध जो हुआ है वो मेनली जो पहला युद्ध माना जाता है वो कौन सा माना जाता है? 1782। तो आपसे पूछा जा सकता है मराठा और कंपनी के बीच में पहला युद्ध 1782 में, और दूसरा कब हुआ? दूसरा हुआ युद्ध था जो 1803 और 5 के बीच में। तो ये भी अलग अलग हिस्सों में लड़ा गया, अलग अलग जगह पर लड़ा गया। तो उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम ये हुआ कि जो उड़ीसा के आसपास का और यमुना के उत्तर में जो स्थित आगरा और दिल्ली का जो एरिया था वो सारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। अंततः 1817 और 19 के तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध, अब देखो इसमें तीसरा युद्ध भी हुआ इनका, तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठों की ताकत को पूरी तरह कुचल दिया गया। मतलब अब मराठों को बिल्कुल भी उभरने का मौका नहीं मिल रहा, अब उनको बिल्कुल ही कुचल दिया गया। पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया। अब जो उनका वो हेड था पेशवा, ये सारे जो अलग अलग राज्य मंडल बने हुए थे, इन सभी का जो हेड था पुणे के अंदर जो रहता था पेशवा, उसको क्या कर दिया? उसको भी समझा दिया कि भाई अगर तुम्हें अपने राजा के तो जो तुम मतलब उपाधि रखना चाहते हो वो तो तुम्हें अब मिलेगी नहीं, तुम्हारा सारा एरिया हमारे कब्जे में आ गया। और उसको पेंशन दे देगी कि तुम्हें हम हर महीने कुछ पेंशन देते रहेंगे। तो उसको क्या कर दिया गया? पेंशन पर भेज दिया गया। आगे जाकर जो यही जो मतलब है ना, इनकी जो पेंशन है वो पेंशन बंद हो जाती है। फिर ये जो 1857 की जो क्रांति होती है वहाँ पर भी फिर ये अपना मुद्दा उठाते हैं कि हमारी भी पेंशन बंद कर दी, अब हमें 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का मुकाबला करना ही पड़ेगा। अब विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो चुका था। विंध्य मतलब जो विंध्याचल पर्वत है उसका जो दक्षिणी भाग है वहाँ का जो पूरा एरिया था उस पर किनका कब्जा हो चुका था? अंग्रेजों का, मतलब कंपनी का नियंत्रण हो चुका था। आगे है सर्वोच्चता का दावा। सर्वोच्चता का दावा देखो इसमें क्या कहते हैं? सर्वोच्चता के दावे के अंदर इसमें कहते हैं, उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि 19वीं सदी की शुरुआत से कंपनी क्षेत्रीय विस्तार की आक्रामक नीति पर चल रही थी। मतलब जो कंपनी थी अपना जो एरिया बढ़ाने लग रही थी, जगहों पर कब्जा कर रही थी, उसमें कैसी नीति अपना रखी थी? आक्रामक, एक युद्ध नीति अपना रखी थी कि अब तो हमें युद्ध कर करके ही जगहों पर कब्जा करना है। लॉर्ड हेस्टिंग्स जो जिसका कार्यकाल
1813 से लेकर 1823 तक गवर्नर जनरल के रूप में था, के नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की गई। मतलब एक सर्वोच्चता का दावा किया गया। कंपनी का दावा यह था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, मतलब उसकी जो सत्ता है ना, जहाँ पर वो राज करता है वो सबसे बेस्ट होता है, इसलिए वह भारतीय राजाओं से ऊपर है, राज्यों से ऊपर है। मतलब उसकी जहाँ पर सत्ता होगी वो सबसे, भारत के जो राज्य होंगे, जो स्टेट्स होंगे, उनसे ऊपर है वो। अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने या उनको अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार अपने पास मानती थी। मतलब क्या कहती थी कि अगर अब भारत के किसी राज्य के ऊपर कब्जा करना है या किसी को धमकी देनी है तो वो सारा अधिकार सिर्फ हमारे पास है इंडिया के अंदर, और किसी के पास नहीं है ये अधिकार। यह सोच बाद में भी अंग्रेजों की नीतियों में दिखाई देती है, और यही जो सोच है उनकी कि अपने आप को सुपीरियर समझना, अपने आप को बेस्ट समझना, ये उनकी आगे की जो नीतियाँ आएंगी ना उसमें दिखाई देती है। लेकिन यह प्रक्रिया बेरोक टोक नहीं चली। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि उनकी ये जो नीति थी अलग अलग जगहों पर धमकी देनी, राजाओं के जगहों पर कब्जा करना, कि उसका कहीं विरोध नहीं होता था, नहीं, उसके ऊपर रोक टोक होती थी। उदाहरण के लिए जब अंग्रेजों ने कितूर, फिलहाल कर्नाटक में है ये एरिया, के छोटे से राज्य को कब्जे में लेने का प्रयास किया तो रानी चेन्नम्मा, देखो ये इंपॉर्टेंट है बेटा, तो कर्नाटक में उनका जो एक एरिया है कितूर के अंदर एक रानी चेन्नम्मा नाम की लेडीज थी, उसने हथियार उठाए और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। 1824 में उसको गिरफ्तार किया गया और 1829 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। चेन्नम्मा के बाद कितूर स्थित संगोली के एक गरीब चौकीदार रायना ने यह प्रतिरोध जारी रखा। मतलब उसके बाद जो चेन्नम्मा की मृत्यु के बाद उसका जो आंदोलन था उसको जारी किसने रखा? वहीं के एक मतलब वहीं कितूर के आसपास से एक संगोली स्थित था, संगोली के एक गरीब चौकीदार था जिसका नाम था रायना, उसने यह विरोध जारी रखा, मतलब आंदोलन जारी रखा। चौतरफा समर्थन और सहायता से उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश शिविरों और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया। आखिरकार उन्हें भी अंग्रेजों ने पकड़कर 1830 में फांसी पर लटका दिया। तो देखो 24 में गिरफ्तार किया गया चेन्नम्मा को। रानी चेन्नम्मा कहाँ से रिलेट करती है? कर्नाटक राज्य से, जिसको आज फिलहाल कर्नाटक के नाम से जाना जाता है, कितूर, वहाँ के एक छोटे से जगह से। और कब उनकी मृत्यु हुई? 1829 में। और इसी का जो मतलब 24 में देखो गिरफ्तार होगी, तो इनकी लड़ाई को किसने जारी रखा? इनके एक चौकीदार था गरीब जिसका नाम था रायना ने उसको आगे बढ़ाते रहे, लेकिन 30 में उनको भी गिरफ्तार कर लिया और फांसी पे लटका दिया गया। प्रतिरोध में ऐसे कई दूसरे उदाहरण आप इस किताब में आगे पढ़ेंगे। ऐसे मतलब जो विरोध कर रहे थे ना अंग्रेजों की नीतियों का, तो वो विरोध जो है वो हम आगे भी बहुत सारे पढ़ेंगे। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना कि किस तरह से अंग्रेज जो कब्जा कर रहे थे तो उनके लिए उनका विरोध भी किया जा रहा था। ये नहीं कि चुपचाप भारतीय लोग जो हैं उनके कब्जे को देखे जा रहे थे, उनके शासन को स्वीकार कर रहे थे, नहीं, ऐसा नहीं हो रहा था। 1830 के 10 के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से बहुत डरी हुई थी। अब रूस का जो प्रभाव था ना वो ज़्यादा बढ़ रहा था दुनिया के अंदर। अब कंपनी जो थी वो उसके प्रभाव से क्या थी? डर रही थी। कंपनी को भय था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम से भारत को भी अपनी चपेट में न ले ले। इसी डर के चलते अंग्रेज अब उत्तर पश्चिम भारत पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। मतलब जो हमारा ये अफगानिस्तान की तरफ का एरिया है, जो पंजाब वगैरह है, कश्मीर वगैरह है, ये एरिया जो था पहले इतना ज़्यादा मतलब अंग्रेजों का यहाँ पे ध्यान नहीं था, लेकिन अब डर हो गया कि रूस जो है वो भाई क्या पता यहाँ घुस जाए, भारत में एंट्री कर ली तो हम तो मारे गए। तो इसलिए उनको रोकने के लिए उन्होंने क्या किया? यहाँ पर कब्जा करना शुरू कर दिया। 1838 से 42 के बीच अफगानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई और वहाँ प्रत्यक्ष कंपनी शासन स्थापित कर लिया। तो अफगानिस्तान के मतलब जो अफगानिस्तान था उसके साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी गई। कब? 1838 से 42 के बीच अफगानिस्तान के साथ लंबी लड़ाई, और वहाँ पर अप्रत्यक्ष कंपनी स्थापित कर लिया गया। मतलब कंपनी का शासन कैसे था? डायरेक्ट कंपनी ने वहाँ पर शासन नहीं किया, अपना शासन नहीं स्थापित किया। वहाँ के जो राजा वगैरह थे मतलब किसी तरह से उन्हीं को अपने अंडर में ले लिया लड़ाई में जीतकर। इसके बाद पंजाब की 1843 में सिंध पर भी कब्जे में आ गया। जो 1843 था उसमें सिंध इनके कब्जे में आ गया। फिर पंजाब की बारी आई। यहाँ महाराजा रणजीत सिंह ने कंपनी की दाल गलने नहीं दी। तो देखो महाराजा जो रणजीत सिंह है बहुत ही महान राजाओं में गिने जाते हैं, और बहुत सारी इनकी जो वीरता की कहानियाँ बहुत फेमस हैं, इनकी वीरता की कहानियाँ। तो ये कहा जाता है कि अंग्रेजों को उन्होंने धूल चटा रखी थी, तो पंजाब के ऊपर इनका कब्जा नहीं बन पाया। लेकिन 1839 में उनकी मृत्यु के बाद इस रियासत के साथ 2 लंबी लड़ाइयाँ हुई, और आखिरकार 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब का
भी अधिग्रहण कर लिया। तो देखो महाराज रणजीत सिंह की मृत्यु कब हुई? 1839 में हुई, और उसके बाद इनको कब्जा करने का मौका मिला, और वो भी उसके बाद भी 2 लड़ाइयाँ लड़ी उन्होंने, तब जाकर इनकी दाल गली है वहाँ पर। आगे है विलय नीति। अब देखो ये विलय नीति क्या थी, मैं सिंपल सा ये आपको रीड नहीं करवाऊंगा, सिर्फ इसकी एक्सप्लेनेशन दूंगा, बहुत ही ईजी है बेटा। विलय नीति जिसको कहा जाता है, इसका मीनिंग क्या था? देखो विलय का मतलब क्या करना, अपने अंदर विलय करना, अपने अंदर घोल लेना किसी चीज़ को। जैसे नमक जो है वो पानी में क्या हो जाता है, घुल जाता है, ऐसे ही अपने अंदर मिला लेना। अब कंपनी ने एक नीति निकाली, और ये जो नीति निकाली गई थी, ये एक गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड डलहौजी ने इस नीति को बनाया था। इसको लैप्स नीति का मीनिंग, लैप्स नीति जो है वो हमारा अगला टॉपिक है, विलय नीति जिसको कहा गया है। अब ये विलय नीति क्या थी, देखो मैं इसकी सिर्फ एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। एक्सप्लेनेशन में क्या है, विलय नीति जो थी वो लॉर्ड डलहौजी की देन थी। लॉर्ड डलहौजी जो था वो 1848 से 1856 के बीच में गवर्नर जनरल था। तो डलहौजी ने क्या किया, एक नीति लेकर आया। उस नीति का मेन मकसद था भारत के ज़्यादा से ज़्यादा हिस्से पर कब्जा करना। अब कब्जा कैसे किया जाएगा, उसने फिर उस कब्जे के लिए इसने इस नीति को लागू किया। इस नीति का क्या मतलब था, ये नीति ये कहती थी कि भारत के जिस राज्य में राजा के जो राजा है, आज जो राजा है, उसके बाद अगर कोई उनका उत्तराधिकारी नहीं है या वारिस नहीं है, अगर कोई उनका पुत्र पुरुष वारिस नहीं है, देखो लेडीज की बात नहीं हो रही, अगर उनकी लड़की है तो नहीं माना जाएगा। अगर लड़के के रूप में उस राज्य का कोई वारिस नहीं है, तो उस राजा की मृत्यु के बाद वो सारा का सारा राज्य अंग्रेजों का हो जाएगा, कंपनी के अंडर में आ जाएगा। तो ये थी लैप्स नीति। मैं एक बार फिर से बताता हूँ, देखो जो ये नीति थी इसका मतलब ये था, किसने बनाई ये नीति, लॉर्ड डलहौजी लेकर आया। लॉर्ड डलहौजी कौन था, 1848 और 56 के बीच में भारत के गवर्नर जनरल थे। इस नीति का मतलब क्या था, इस नीति का मतलब ये था कि जिस राजा का कोई पुत्र वारिस नहीं है, मतलब आगे कोई, जैसे कोई झांसी की, अब झांसी के जो राजा थे उनका कोई पुत्र नहीं था, इसी वजह से जो थी ये विलय नीति वहां पर लागू की जा रही थी कि भाई तुम्हारा कोई पुत्र नहीं है और इस पर अंग्रेजों का कब्जा होगा। लेकिन झांसी जो है, जो रानी लक्ष्मीबाई थी, वो इस बात को स्वीकार नहीं कर रही थी। उसने कहा कि मैं पुत्र गोद ले लूंगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास पुत्र है। वो गोद लिया, वो पुत्र था, दत्तक पुत्र था। इस वजह से झांसी की रानी जो थी, मतलब जो रानी लक्ष्मीबाई थी, उसके द्वारा अंग्रेजों का विरोध किया गया था। ये सारा मामला झांसी से रिलेटेड था। तो ये जो मामला क्यों हुआ था, ये विलय नीति के कारण हुआ था। विलय नीति क्या थी कि अगर किसी जगह किसी राजा का पुत्र नहीं है तो उस राजा की मृत्यु के बाद वहाँ का पूरा राजपाट जो है, वो क्षेत्र जो है, वो सारी रियासत किसके कब्जे में आ जाएगी, अंग्रेजों के कब्जे में आ जाएगी, कंपनी का वहाँ अधिकार हो जाएगा। अब सबसे पहले जो लोग इनसे डर गए थे, या मतलब जो इन्होंने डरे नहीं, सॉरी, मतलब जहाँ पर इन्होंने अंग्रेजों ने कब्जा किया था, वो देखो कौन कौन सी जगह थी। जो जगह बहुत सारी जगहों पर इन्होंने कब्जा कर लिया, जैसे सतारा है, 48 के अंदर सतारा, इस जगह को अपने अंडर में ले लिया। फिर सबलपुर भी इनके अंडर में आ गया, उदयपुर भी इनके अंडर में आ गया, नागपुर भी इनके अंडर में आ गया, और 1854 के अंदर झांसी भी इनके अंडर में चली गई। तो ये जो थे, ये सारी जगह इनके हाथों में आ गई थी, अंग्रेजों के हाथों में चली गई थी। और ये माना जाता है कि आखिरकार 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। इस बार अंग्रेज ने एक नया तर्क दिया। उन्होंने कहा कि वे अवध की जनता को नवाब के कुशासन से आज़ाद कराने के लिए कर्तव्य से बंधे हुए हैं, इसलिए वे अवध पर कब्जा करने को मजबूर हैं। मतलब वहाँ की जनता को क्या तर्क दिया गया, उनको कहा गया कि भाई तुम्हारा राजा बेकार है, बिल्कुल ही निकम्मा है, उसका शासन अच्छा नहीं है, तो हम तुम्हें उस शासन से आज़ाद करवाएंगे और ये हमारे फ़र्ज है कि तुम्हें एक अच्छा शासन दिया जाए, इसलिए इस राज्य को हटाकर हम इस राज्य को अपने कब्जे में ले रहे हैं। अपने प्रिय नवाब को जिस तरह से गद्दी से हटाया गया, हालांकि वो मतलब देखो लोगों को प्यारा था वो नवाब, जिस तरह से उनके नवाब को हटाया गया उसे देखकर लोगों में गुस्सा भड़क उठा और अवध के लोग भी 1857 के महान विद्रोह में शामिल हो गए। तो 1857 का जो विद्रोह होगा आगे जाकर, उसमें वही लोग शामिल हुए थे जो किसी न किसी तरह से अंग्रेजों से मतलब पीड़ित थे, अंग्रेजों के कष्ट सहे थे। तो ये थी बेटा लैप्स नीति, मीन्स विलय नीति। विलय नीति जो थी वो डलहौजी लेकर आए थे, लॉर्ड डलहौजी जो गवर्नर जनरल थे, ये इनकी नीति थी। अब इसमें कुछ चित्र दिए गए हैं, वो चित्र में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ तो जितना हमने रीड किया है। सबसे पहले
यहाँ पर कुछ दिए गए हैं, गतिविधि दी गई है, एक एक्टिविटी, क्रियाकलाप। कल्पना कीजिए कि आपको श्रीरंगपट्टनम के युद्ध और टिप्पू सुल्तान की मौत के बारे में खबर देने वाले 2 पुराने अखबार मिलते हैं। एक अखबार ब्रिटेन का है और एक मैसूर का। दोनों अखबारों के लिए इन घटनाओं के बारे में एक सुर्खी लिखिए। अब देखो सिंपल सी बात है, 2 अखबार छपे एक ही व्यक्ति के बारे में। एक तो मैसूर के राजा जो थे, मैसूर के अंदर ही छपा, और एक उसी के राजा की खबर ब्रिटेन के अखबार ने निकाली है। तो सीधी सी बात है, जो ब्रिटेन का अखबार होगा उसमें टिप्पू सुल्तान को बुरा दिखाया जाएगा, उसकी बुराइयां की जाएगी, और वहाँ पर जो अंग्रेज़ी शासन है उसको महान बनाया जाएगा। लेकिन जो मैसूर के एरिया का जो अखबार होगा उसके अंदर क्या दिखाया जाएगा, उसके अंदर जो सच्ची बात है वो दिखाई जाएगी कि अंग्रेज़ों का जो क्रूर शासन है उसके बारे में कहा जाएगा। और ये भी हेडिंग हो सकती है कि अंग्रेज़ों के क्रूर शासन व्यवस्था का शिकार हुए टिप्पू। ये ऐसी कुछ हेडिंग बना भी उसमें आ सकते हैं। तो मतलब ब्रिटेन का अखबार होगा तो वो सिंपल सी बात है, अंग्रेज़ों की भलाई की बातें करेगा, अंग्रेज़ों को महान दिखाएगा। और जो हमारा अखबार होगा मैसूर के एरिया का, वो टिप्पू सुल्तान की जो सही वास्तविक छवि होगी उसको लेकर आएगा, उनको रियल में जो महान है वो बताएगा। अब इसमें एक वर्ड आया था कन्फिडेंसी। कन्फेडरेसी का मतलब क्या होता है, गठबंधन। कन्फेडरेसी का मतलब क्या होता है, गठबंधन। अब ये गठबंधन क्या था आपको पता ही है, जो सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले, ये जो सारे थे ना, ये एक पेशवा के अंडर में आए हुए थे, और मतलब इन सभी का गठबंधन हो गया था। और गठबंधन के अंडर में इन्होंने एक अपना हेड बना रखा था जिसको पेशवा कहा जाता था, और वो पेशवा पुणे के अंदर रहता था, जिसको फिर बाद में जो तीसरी लड़ाई हुई थी मराठा और अंग्रेज़ों की, उसके बाद हटा दिया गया, मतलब पेंशन पर भेज दिया गया। कहाँ पर, कानपुर में, कानपुर के बिठूर में। आगे उसके बाद देखिए लॉर्ड हेस्टिंग्स, ये जो है ये लॉर्ड हेस्टिंग्स की फ़ोटो दी गई है, पिक्चर दी गई है। यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर किटूर रानी चेन्नम्मा की स्मृति में बनाई गई मूर्ति है। ये जो रानी थी वो रानी चेन्नम्मा, उनकी मूर्ति बनाई गई है उनकी याद में किटूर के अंदर। आगे यहाँ पर एक पिक्चर दी गई है, यहाँ पर देखो ये राजा रणजीत सिंह बैठे हैं और इनका दरबार दर्शाया गया है। देखो कितना मतलब अच्छा भव्य दरबार सा दर्शाया गया है। ये यहाँ से एंट्री होने लग रही है, और ये ऐसे आगे दरबार है, मंत्री वगैरह बैठे हैं। और ये सिखों के जो मतलब थे, एक तरह से सिख थे और सिखों के राजा थे, और ये महाराजा रणजीत सिंह का दरबार है। तो ये सब चीज़ें इसमें दी गई है। और एक पिक्चर दी गई है समरपुर। ये संबलपुर और समरपुर एक ही है बेटा। यहाँ का जो वीर सुरेंद्र है उसका चित्र दिया गया है, सुरेंद्र साय का चित्र है ये। इसके बाद कुछ मैप्स हैं इसके अंदर। ये देखिए, ये मैप क्या शो करते हैं, ये मैप शो कर रहे हैं आपको। देखिए यहाँ पर आपको 3 मैप दिए गए हैं, 2 मैप तो यहाँ पर हैं और एक मैप ये नीचे दिया गया। अब देखो ये मैप क्या कहते हैं। ये मैप जो है, ये पहला जो मैप है, ये 1797 का मैप है। इसमें जो ये आप लाल रंग देख रहे हो, और एक जो ये थोड़ा सा मैं कह सकते हैं हम केसरी, हल्का केसरी जो रंग है वो देख रहे हैं, लाइट ब्राउन भी बोल सकते हैं इसको। मतलब ये जो कलर है, ये कलर तो दिखा रहा है 1700 मतलब अंग्रेजी शासन को, और जो ये रेड कलर है ये दिखा रहा है जहाँ पर अंग्रेज़ों का शासन नहीं था। अब 1797 में जब का ये जो मैप है उसमें दिखाया गया है, देखो ये लाल क्षेत्र बहुत ज़्यादा है, और जो ये दूसरा कलर है, एक तरह से इसको गेहुआ कलर भी बोल सकते हैं हम, जैसे ब्राउन ही है एक तरह से मिट्टी के जैसा। तो ये जो कलर है देखो, ये कुछ ही जगहों पर है। कुछ ही जगहों का मतलब क्या है, कुछ ही जगहों का मतलब है ये अंग्रेज़ों का शासन था। देखो 1797 में अंग्रेज़ों का शासन बहुत ही कम एरिया में था, लेकिन इसके लगभग 43 साल बाद का मैप देखिए, 1840 का जो मैप है ये देखिए आप। इसमें क्या दर्शाया गया, इसमें दर्शाया गया है, अब देखो जो अंग्रेज़ों के कब्जे में जगह नहीं थी वो कम होती जा रही है। अंग्रेज़ों का शासन किस तरह से बढ़ गया था, 43 सालों में अंग्रेज़ों ने किस तरह से बहुत सारे एरिया पे कब्जा कर लिया। और उसके बाद दिखाते हैं आपको 1857 का मैप। अब देखो ये 1857 का जो मैप है ये क्या दिखाने लग रहा है, ये हमें बताने लग रहा है कि किस तरह से अंग्रेज़ों का भारत के बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा हो गया था। तो लगभग हम कह ही सकते हैं कि लगभग 60-65 साल के अंदर अंग्रेज़ों ने कितने बड़े एरिया पे कब्जा कर लिया था।
अब यहाँ एक कुछ चित्र में क्या कह रहा है कि चित्र ABC दिया गया है, भारत में अंग्रेजों की फैलती सत्ताएं, इस नक्शे को भारत के वर्तमान राजनीतिक नक्शे के साथ रख कर देखें। अब आप क्या कर सकते हो, आप ये जो तीनों मैप है ना, आज का जो रियल हमारा जो आज का मैप है उसके साथ देख रख सकते हो। 3 नक्शों में उन इलाकों की पहचान करें जो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत नहीं थे। मतलब अब तीनों में ऐसी जगह ढूंढो जो कभी भी उनके कब्जे में ज़्यादातर नहीं आ पाई थी। ठीक है, तो आप ऐसे इसको चेक कर सकते हो। अब देखो ये जो एरिया है, अगर देखा जाए तो ये एरिया लगभग किसी भी मैप में इनके कब्जे में नहीं आ पाया था। ये गुजरात वगैरह का जो एरिया था, जो बड़ौदा वगैरह है, ये एरिया इनके कब्जे में कुछ नहीं आया हुआ 1857 तक। और मैसूर के आसपास का एरिया भी कुछ इनके कब्जे में इतने अच्छे से नहीं था, क्योंकि वहाँ पर इन्होंने संधि के हिसाब से काम किया था ना बाद में, टिप्पू सुल्तान को हराने के बाद। और अगर बात की जाए तो केरला का एरिया भी इनके कब्जे में कभी नहीं आ पाया था, साउथ एरिया के अंदर। और हैदराबाद देखो, हैदराबाद दिया हुआ रेड में है, लेकिन इसके आसपास का एरिया भी इनके कब्जे में आ चुका था। तो इस तरह से हम तुलना कर सकते हैं। तो ये था बेटा हमारा आज का टॉपिक जो हमें रीड करना है। थैंक यू।